So in this lecture we will study about anti-tubercular agents. Now what are anti-tubercular agents? The agents which are used to treat the disease of tuberculosis are known as anti-tubercular agents. अब tuberculosis जो disease है वो होती क्या है? ट्यूबरकुलोसिस या फिर जिसको हम जनरल भाषा में टीबी बोलते हैं, टीबी में होता क्या है, हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया है, जब वो हमारे बॉडी में चला जाता है तब वो इन्फेक्शन कॉज करता है और उस इन्फेक्शन की वजह से जब हमारे पास फैटीग और वेट लॉस, उसके अलावा एनोरेक्सिया, लो ग्रेड फीवर और नाइट स्वेट्स और विग्रस कफ जैसे सिम्टम्स शो होते हैं, तब उस डिसीज को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस होता क्यों है? ट्यूबरकुलोसिस हमारे पास होता है जब किसी ह्यूमन के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का एक बैक्टीरिया जब हमारे पास इन्फेक्शन कॉज करता है और उस इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास फैटीग, फीवर, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स, एनोरेक्सिया और विग्रस कफ जैसे जब सिम्टम्स आते हैं तब हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस कॉज होता है। तब अगर हम पल्मोनरी टीबी की बात करें तो पल्मोनरी टीबी जो हमारे पास लंग्स में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो स्पेसिफिकली उस केस में हमारे पास कफ के अंदर स्पूटम या फिर ब्लड की प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो अभी जो ये ट्यूबरकुलोसिस कोज होता है उसकी जो ट्रीटमेंट है वो हमारे पास एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स के साथ की जाती है। अब जो एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स हैं हम उनको जो क्लासिफाई करते हैं, हम उनको दो क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। हमारे पास फर्स्ट लाइन ड्रग्स आती है और सेकेंड लाइन ड्रग्स आती है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स के अंदर हमारे पास 5 ड्रग्स आती है, आइसोनियाजिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफैम्पिसिन या फिर रिफैम्पिन, पायरासिनामाइड और इथैम्बुटोल। और सेकेंड लाइन ड्रग्स में हमारे पास आता है पैराबिनोसैलिसिलिक एसिड, साइक्लोसिडीन, कानामाइसिन, अमीकासिन, इथियोनामाइड और थायासिटाजोल। तो अभी फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन ड्रग्स का हमारे पास मतलब क्या है? एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स को हम क्लिनिकल यूटिलिटी की बेसिस के ऊपर क्लासिफाई करते हैं। क्लिनिकल यूटिलिटी यानी कि हमारे पास अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट आता है तो फर्स्ट केस में हमारे पास इनिशियली उसको फर्स्ट लाइन ड्रग्स प्रिस्क्राइब की जाती है। जो ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स है हमारे पास, इनकी जो एफिकेसी होती है वो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ एफिकेसी होती है, बहुत पोटेंट ड्रग्स होती हैं। इनके हमारे जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं इनकी जो टॉक्सिसिटी है वो बहुत कम है। जब हमारे पास कोई भी ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट अगर आता है तो उसको क्लिनिकल यूटिलिटी के हिसाब से जो हमारे पास सबसे पहली जो ड्रग्स है वो प्रिस्क्राइब की जाती है, वो हमारे पास फर्स्ट लाइन ड्रग्स है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स हमारे पास सबसे पहले क्यों प्रिस्क्राइब की जाती है? क्योंकि इनकी जो एफिकेसी और पोटेंसी है वो बहुत ज़्यादा है और इनकी जो टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट्स है वो बहुत कम है। अगर हमारे पास जो हमारा पेशेंट है वो इन ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंट हो जाए, हमने पढ़ा था कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे पास रेजिस्टेंस अपने पास डेवलप कर सकते हैं। अगर वो हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है और उसके ऊपर ये 5 ड्रग्स वर्क नहीं करती, तब हम क्या करते हैं, सेकेंड लाइन ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अब ये जो सेकेंड लाइन ड्रग्स हैं ये ज़्यादा टॉक्सिक है, ज़्यादा कॉस्टली है, कम इफेक्टिव है, लेकिन ये तभी यूज की जाती है अगर हमारे पास फर्स्ट लाइन एजेंट्स के लिए रेजिस्टेंस पैदा हो जाए। जो हमारे पास सेकेंड लाइन ड्रग्स है इनकी जो रेजिस्टेंस का लेवल है ये कम है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स को हम प्राइमरी ड्रग्स भी बोलते हैं और जो हमारे पास सेकेंड लाइन ड्रग्स है इनको हम रिजर्व ड्रग्स बोलते हैं, यानी कि इन ड्रग्स को हम रिजर्व करके रखते हैं, सिर्फ तभी यूज की जाती है जब हमारे पास फर्स्ट लाइन जो ड्रग्स है उनका जो हमारे पास इफेक्ट है वो आना कम हो जाए। अब अगर हम डिटेल में पढ़ें हमारी ड्रग्स को तो सबसे पहले हमारे पास ड्रग आती है आइसोनियाजिड। अब जो ये आइसोनियाजिड ड्रग है ये हमारे पास फर्स्ट लाइन ड्रग है, सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग है हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए। जो भी ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट होगा उसको हमारे पास आइसोनियाजिड प्रिस्क्राइब की जाएगी। अब जो ये आइसोनियाजिड ड्रग है ये हमारे पास मोस्ट इफेक्टिव और चीपेस्ट ड्रग है। ये हमारे पास इसका जो हमारे पास एक्शन आता है वो ट्यूबरकुलोसाइडल आता है। ट्यूबरकुलोसाइड हमारे पास 2 तरह के एजेंट्स आते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में, या तो हमारे पास जो एजेंट है वो ट्यूबरकुलोसाइडल होगा
जो एजेंट है वो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को किल कर देगा, तो हमारे पास साइटल एजेंट होगा वो। और अगर हमारे पास ग्रोथ को स्टॉप करेगा तो हमारे पास ट्यूबरकुलोस्टैटिक एजेंट होगा। तो जो हमारी आइसोनियासिड ड्रग है वो हमारे पास ट्यूबरकुलोसाइडल एजेंट है। अब हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है आइसोनियासिड का? जो आइसोनियासिड ड्रग है ये हमारे पास क्या करती है, जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो अपनी जो सेल वॉल है वो माइकोलिक एसिड के यूज से बनाता है। जो हमारे पास बैक्टीरिया है वो अपनी जो सेल वॉल है, अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो वो जो अपनी सेल वॉल है वो माइकोलिक एसिड के हेल्प से बनाता है। तो आइसोनियासिड हमारे पास क्या करता है? आइसोनियासिड माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को स्टॉप करता है। What isoniazid does is isoniazid stops the synthesis of mycolic acid। अब हमारे पास जब माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है तब हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो अपनी सेल वॉल नहीं बना पाता। अगर बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल नहीं बना पाएगा तो हमारे पास जो सेल वॉल का प्राइमरी फंक्शन क्या है बैक्टीरिया की? प्रोटेक्शन करना। अगर सेल वॉल नहीं बनेगी तो जो हमारे पास प्रोटेक्शन की लेयर थी बैक्टीरिया की वो रिमूव हो जाएगी और जो हमारा बैक्टीरिया होगा वो स्वेल करके बर्स्ट कर जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया की हमारे पास डेथ हो जाएगी। तो आइसोनियासिड हमारे पास बेसिकली क्या करता है? किल करता है हमारे बेसिली को, ट्यूबरकुलो बेसिली को। और कैसे किल करता है हमारे पास बैक्टीरिया को? हमारे पास ये सेल वॉल की सिंथेसिस रोक देता है। सेल वॉल की सिंथेसिस कैसे स्टॉप करता है? माइकोलिक एसिड जो कि सेल वॉल बना रहा था उसकी सिंथेसिस स्टॉप कर देता है और हमारे पास जो इसका एक्शन है वो ट्यूबरकुलोसाइडल आता है। अब जो हमारे पास आइसोनियासिड है ये ऑरली वेल एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास ये इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है, CSF में भी जाती है और प्लेसेंटल बैरियर को भी क्रॉस कर सकती है। इसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो एसिटाइलेशन के थ्रू होती है। हमारे पास जो आइसोनियासिड का T-half आता है वो 1 to 4 आवर्स आता है। और जो हमारे पास आइसोनियासिड है ये हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ बहुत कम साइड इफेक्ट देती है, लेकिन हमारे पास इसकी वजह से हेपाटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारे पास जो इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं इसको अगर हम पेरिडॉक्सिन देंगे, साथ में पेरिडॉक्सिन देंगे तो हमारे पास पेरिफेरल न्यूराइटिस नहीं कॉज करेगा। तो आइसोनियासिड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्लियर है कि क्या करता है? हमारे पास माइकोलिक एसिड की जो सिंथेसिस है उसको स्टॉप करता है और हमारे पास बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनने देता। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारे पास एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिसिडल एक्शन होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन अगर आपने जो कीमोथेरेपी ऑफ माइक्रोबियल डिसीजेस वाले लेक्चर्स थे वो देखे हैं तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो था वो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस को स्टॉप करता है। हमारे पास जो प्रोटीन है वो डे टू डे हमारे पास जो बैक्टीरिया के प्रोसेसेस हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, उनके लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है वो क्या करता है? हमारे पास 30S राइबोसोमल यूनिट के साथ बाइंड करता है और प्रोटीन की सिंथेसिस स्टॉप करता है। अगर हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो प्रोटीन नहीं बनाएगा तो क्या होगा? हमारे पास वो अपने डे टू डे जो उसके प्रोसेसेस हैं वो नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है हमारे पास ये आइसोनियासिड से कम इफेक्टिव है। आइसोनियासिड हमारे पास सबसे ज्यादा इफेक्टिव एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट है। जो हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये हमारे पास इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो ऑरली हमारे पास इतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होती, इसलिए हम स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शंस देते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास रिफैम्पिन। अब रिफैम्पिन जो हमारे पास ड्रग है ये बैक्टीरिसिडल ड्रग है। ये भी अभी तक हमने आइसोनियासिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन और रिफैम्पिन के बारे में पढ़ा है। तीनों हमारे पास बैक्टीरिसिडल ड्रग्स हैं। अब रिफैम्पिन जो है वो कैसे किल करती है बैक्टीरिया को? रिफैम्पिन हमारे पास DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज नाम की एक एंजाइम होती है उसके साथ बाइंड कर देती है।
रिफैम्पिन हमारे पास क्या करती है, बाइंड्स टू डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और जो हमारे पास डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नाम की जो एंजाइम है, इसका हमारे पास एक्शन क्या होता है, ये हमारे पास आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करती है। तो जब हमारे पास अगर हमारी जो ड्रग है वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड कर देगी, तो वो हमारे पास आरएनए की जो सिंथेसिस है उसको स्टॉप कर देगी, और अल्टीमेटली हमारे पास जो इसका एक्शन है वो बैक्टीरिसिडल एक्शन आता है। नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड जो हमारे पास ड्रग है, ये हमारे पास क्या करती है, ये भी हमारे पास आइसोनियाजिड की तरह माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस स्टॉप करती है, लेकिन माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस जो है पायराजिनामाइड, ये हमारे पास प्रो ड्रग है, ये कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास पायराजिनोइक एसिड की फॉर्म में। हमारे पास जो पायराजिनामाइड ड्रग है, ये पायराजिनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, पायराजिनोइक एसिड। और ये हमारे पास जो पायराजिनोइक एसिड है, ये हमारे पास क्या करता है, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को स्टॉप करता है। माइकोलिक एसिड जो हमारे पास था वो क्या कर रहा था, सेल वॉल बनाने में हेल्प कर रहा था, तो जो पायराजिनोइक एसिड है वो क्या करता है, सिंथेसिस स्टॉप कर देता है माइकोलिक एसिड की। अब माइकोलिक एसिड भी बनेगा तो हमारे पास सेल वॉल नहीं बनेगी, और सेल वॉल नहीं बनेगी तो प्रोटेक्टेड नहीं होगा हमारा बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। जो हमारे पास रिफैम्पिन ड्रग थी, रिफैम्पिन का हमने क्या पढ़ा कि वो हमारे पास बाइंड करती है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ, और आरएनए सिंथेसिस स्टॉप करती है। जो रिफैम्पिन है, इसके कुछ स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स होते हैं। रिफैम्पिन हमारे पास, अगर इसकी स्पेसिफिकली बात करें तो हमारे पास ये यूरिन को, फीसेस को रेड कलर का कर देती है, जिसकी वजह से अगर हम किसी पेशेंट को रिफैम्पिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो हमें उस पेशेंट को बताना पड़ता है कि आपका जो यूरिन है और फीसेस है उसका कलर रेड हो सकता है, तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा हमारे पास रिफैम्पिन के केस में हेपेटाइटिस, स्किन रैशेस, डायरिया, जॉन्डिस जैसे साइड इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं। जो हमारे पास आइसोनियाजिड थी, उसके जो हमारे पास साइड इफेक्ट्स थे वो बहुत कम थे। जो हमारे पास रिफैम्पिन है, ये हमारे पास इफेक्टिव तो है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स जो है वो थोड़े हमारे पास सीवियर है। नेक्स्ट हमारे पास पायराजिनामाइड ड्रग आती है। पायराजिनामाइड हमारे पास क्या करता है, इनहिबिट करता है माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को, पायराजिनोइक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट होके। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स की लास्ट ड्रग है इथाम्ब्यूटोल। इथाम्ब्यूटोल क्या करता है हमारे पास, इथाम्ब्यूटोल हमारे पास माइकोलिक एसिड की इनकॉर्पोरेशन को स्टॉप करता है सेल वॉल के अंदर। अब हमारे पास बैक्टीरिया क्या कर रहा है, बैक्टीरिया हमारे पास माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस कर रहा है। माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस करके वो क्या करेगा, हमारे पास सेल वॉल बनाने के लिए कुछ एंजाइम्स यूज होंगी, वो हमारे पास माइकोलिक एसिड से सेल वॉल बनाएंगी। अब हमारे पास जो इथाम्ब्यूटोल है वो क्या करता है, इथाम्ब्यूटोल हमारे पास जो एंजाइम्स हमारे पास इनकॉर्पोरेट कर रही थी माइकोलिक एसिड को सेल वॉल की फॉर्म में, उसको इनहिबिट करती है। अगर हमारे पास अगर इनकॉर्पोरेशन नहीं होगी माइकोलिक एसिड की तो हमारे पास सेल वॉल नहीं बनेगी, सेल वॉल नहीं बनेगी तो हमारे पास जो इथाम्ब्यूटोल है उसका हमारे पास उसका जो सक्सेसफुल एक्शन आएगा वो बैक्टीरिया को क्या कर देगा, किल कर देगा। अब जो इथाम्ब्यूटोल है ये हमारे पास, इसके इथाम्ब्यूटोल के अंदर एक स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है, जो जिन पेशेंट्स में इथाम्ब्यूटोल ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ की जाती है उनके अंदर ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाता है, यानी कि जो वो पेशेंट है वो हमारे पास रेड और ग्रीन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। इथाम्ब्यूटोल की वजह से हमारे पास ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाता है, तो जो हमारा पेशेंट है वो रेड और ग्रीन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। उसके अलावा हमारे पास नॉजिया, वॉमिटिंग और फीवर जैसे साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं इथाम्ब्यूटोल के केस में। अब आई होप फर्स्ट लाइन ड्रग्स और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्लियर है सबके। हमारे पास फर्स्ट लाइन ड्रग्स में सिर्फ 5 ड्रग्स हैं, आइसोनियाजिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफैम्पिन या रिफैम्पिसिन भी बोलते हैं इसको, पायराजिनामाइड और इथाम्ब्यूटोल। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास
सेकेंड लाइन ड्रग्स के अंदर हमारे पास जो ड्रग्स है वो है पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, साइक्लोसेरिन, कानामाइसिन, अमीकासिन, इथ्रियोनामाइड और थायासिटाजोल। अब जो सेकेंड लाइन ड्रग्स है वो हमने क्या पढ़ा था कि हम सिर्फ तभी यूज करते हैं जब हमारे पास जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स के लिए हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो जाए। तो जो हमारे पास सेकेंड लाइन ड्रग्स है इसके अंदर जो सबसे पहले हमारे पास पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड आता है। इसका अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये अपना जो एक्शन है वो कैसे दिखाता है। पैरामिनो जो सैलिसिलिक एसिड है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पैरामिनो बेंजोइक एसिड की तरह होता है। नॉर्मली जो हमारे पास बैक्टीरिया है वो क्या करता है, नॉर्मली जो बैक्टीरिया है वो हमारे पास पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड से फॉलिक एसिड बनाता है। जो हमारे पास पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड है, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड हमारे पास पैरामिनो बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर एनालॉग होता है और हमारे पास जो पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड है वो हमारे पास जो एंजाइम हमारे पास फॉलिक एसिड बना रही है उसके साथ बाइंड करता है और हमारे पास फॉलिक एसिड की सिंथेसिस स्टॉप कर देता है। जिसकी जो हमारे पास फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। डे टू डे हमारे पास जो बैक्टीरिया जो भी प्रोसेसेस कर रहा है उसके अंदर फॉलिक एसिड इंपॉर्टेंट है। अगर बैक्टीरिया के पास फॉलिक एसिड नहीं होगा तो हमारे पास वो उसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी। तो जो हमारा पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड है ये हमारे पास ट्यूबरक्युलोस्टैटिक एक्शन देता है। ये क्या करता है, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको स्टॉप करता है। अब बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसको कैसे स्टॉप करता है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है फॉलिक एसिड या फिर फोलेट, उसकी जो सिंथेसिस है उसको स्टॉप कर देता है। क्योंकि हमारे पास जो पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड है वो पैरामिनो बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर एनालॉग है। पैरामिनो बेंजोइक एसिड से हमारे पास फॉलिक एसिड बन रहा था, लेकिन पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड की प्रेजेंस में हमारे पास फॉलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। अब जो हमारे पास पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड है ये हमारे पास सोडियम और कैल्शियम सॉल्ट्स की फॉर्म में आता है। ये हमारे पास रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है ऑरली। जो पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड है ये हमारे पास ब्रेन के अंदर CSF के अंदर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। इसकी जो हमारे पास डोज है वो 10 से 15 ग्राम दी जाती है इन डिवाइडेड डोज डेली फॉर द इफेक्ट। पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड की वजह से हमारे पास GIT इरिटेशन, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और हेमाटूरिया जैसे हमारे पास साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है साइक्लोसेरिन। साइक्लोसेरिन हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। अब ये हमारे पास जो साइक्लोसेरिन ड्रग है ये हमारे पास तब यूज की जाती है जब हमारे पास फर्स्ट लाइन एजेंट्स के लिए या फर्स्ट लाइन ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। ये हमारे पास जो साइक्लोसेरिन है इसका जो एक्शन है ये हमारे पास सेल वॉल की सिंथेसिस स्टॉप करती है। इसका जो एक्शन है हमारे पास आइसोनियाजिड के जैसा है। ये हमारे पास क्या करती है, सेल वॉल की सिंथेसिस को स्टॉप करती है। लेकिन इसकी जो यूज है साइक्लोसेरिन का ये तभी किया जाता है अगर जो पेशेंट है वो स्पेसिफिकली आइसोनियाजिड के लिए रेजिस्टेंट हो या स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए रेजिस्टेंट हो। क्योंकि जो साइक्लोसेरिन है इसके कुछ सीवियर साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि हमारे पास ये CNS में टॉक्सिसिटी कर देता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टॉक्सिसिटी कर देता है, जिसकी वजह से साइकोसिस और कन्वर्जेंस जैसे हमारे पास साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कानामाइसिन और अमीकासिन। कानामाइसिन और अमीकासिन का जो हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल स्ट्रेप्टोमाइसिन की तरह आता है। ये हमारे पास प्रोटीन की जो सिंथेसिस है उसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास इथ्रियोनामाइड। जो इथ्रियोनामाइड ड्रग है इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल आइसोनियाजिड के जैसा है। ये हमारे पास जब हमारे पास मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाए, अगर हमारे पास जो ट्यूबरकुलोसिस है किसी पेशेंट के अंदर वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस यानी कि जो हमारे पास 500 ड्रग्स हैं उनके अगर उनके लिए रेजिस्टेंट हमारे पास बैक्टीरिया शो करे तो हमारे पास इथ्रियोनामाइड यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास थायासिटाजोन।
एजेंट है, यानी कि ग्रोथ को स्टॉप करता है। लेकिन जो थायासीटाजोल है ये क्या करता है, ये जो हमारे पास बैक्टीरिया जो रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं उसको स्टॉप या डिले करता है। थायासीटाजोल जो ड्रग है हमारे पास, ये क्या करता है, ये हमारे पास ट्यूबरकुलोस्टैटिक ड्रग है, यानी कि ग्रोथ को स्टॉप करता है बैक्टीरिया की। और ये क्या करता है, हमारे पास जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं अपने एजेंट्स के, अब हमारे एजेंट्स के लिए, उसके अंदर डिले लाता है। तो इसी के साथ आपकी जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स है और सेकेंड लाइन ड्रग्स है हमारे पास कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। अब जो हमारे पास ये ड्रग्स है ये दी किस तरह से जाती है, हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो जो ट्यूबरकुलोसिस वाला बैक्टीरिया है वो हमारे पास स्लो डिवाइडिंग होता है, स्लोली डिवाइड करता है, रेजिस्टेंस बहुत जल्दी हमारे पास डेवलप करता है। इसीलिए हम कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स देते हैं ताकि हमारे पास जो ट्यूबरकुलोसिस है, हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है उसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके। तो हमारे पास इसके अंदर जो प्राइमरी हमारे पास मैनेजमेंट के अंदर या ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास पर्सपेक्टिव आता है वो आता है ड्रग थेरेपी, और सेकेंड हमारे पास आता है प्रॉपर डाइट और क्लाइमेट चेंज। अब इसके अंदर हमारे पास क्या किया जाता है कि हमने क्या पढ़ा कि जो ट्यूबरकुलोसिस वाला बैक्टीरिया है वो हमारे पास बहुत जल्दी रेजिस्टेंस डेवलप करता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स देते हैं ताकि हमारे पास रेजिस्टेंस जो है, अगर जो रेजिस्टेंट स्पीशीज है हम उसको भी किल कर सके डिफरेंट ड्रग्स को यूज करके। उसके अलावा हमारे पास हम क्या प्रेफर करते हैं कि हमारा जो रेजाइन हो या रेजाइमेंट हो वो हमारे पास शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए हो। हम ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के लिए ये प्रेफर किया जाता है कि अगर जो हमारे पास बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट है तो जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ हमारा जो ट्रीटमेंट है वो शॉर्टर हो, वो बेनिफिशियल रहता है हमारे पास रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की हमारे पास जब ट्यूबरकुलोसिस होता है उसके केस में। तो जो हमारे पास WHO ने डॉट थेरेपी हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास जारी की है। अब डॉट थेरेपी क्या होता है, हमारे पास डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट। डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या आता है कि हम कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स देते हैं और हमारे जो पेशेंट है उसको प्रिस्क्राइब करने के बाद हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास कैसी इंप्रूवमेंट आ रही है उस पेशेंट के अंदर। डॉट थेरेपी के अंदर हमारे पास दो रेजाइन है, लॉन्गर रेजाइन और शॉर्ट रेजाइन। लॉन्गर रेजाइन के अंदर हमारे पास पेशेंट को जो ड्रग्स हैं वो 9 से 12 महीने तक दी जाती है, और शॉर्टर रेजाइन के अंदर हमारे पास जो पेशेंट्स को ड्रग्स हमारे पास 6 से 8 महीने तक दी जाती है ताकि वो ठीक हो सके। अब जो लॉन्गर रेजाइन है उसके अंदर हमारे पास दो तरह के हमारे पास रेजाइन है। फर्स्ट जो केस है उसके अंदर हमारे पास पेशेंट को आइसोनियासिन, रिफैम्पिसिन दी जाती है डेली फॉर 9 to 12 मंथ्स, और उसके साथ हमारे पास जो थर्ड ड्रग है वो या तो हमारे पास इथैम्बुटोल होगी या पायराजिनामाइड होगी। 2 ड्रग्स हमारे पास डॉट्स थेरेपी के अंदर हमारे पास 2 रेजाइन्स आते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक है शॉर्ट ड्यूरेशन और एक है हमारे पास लॉन्गर ड्यूरेशन। जो लॉन्गर ड्यूरेशन है वो हमारे पास 9 से 12 महीने तक चलता है, और जो शॉर्टर ड्यूरेशन वाला ट्रीटमेंट है वो हमारे पास 6 से 8 महीने तक चलता है। अब अगर लॉन्गर ड्यूरेशन की बात करें तो लॉन्गर ड्यूरेशन में फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स का हमारे पास ट्रीटमेंट आता है। लॉन्गर ड्यूरेशन के अंदर हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास आइसोनियासिन और रिफैम्पिसिन हमारे पास प्रिस्क्राइब किया जाता है। फर्स्ट ड्रग जो है रिफैम्पिसिन और आइसोनियासिन। इसके अलावा हमारे पास ये जो ड्रग्स हैं ये दोनों हमारे पास
9 to 12 मंथ्स के लिए दी जाती है। इसके अलावा हमारे पास थर्ड ड्रग जो है वो या तो हमारे पास पायराजिनामाइड दिया जाता है या फिर एथाम्ब्यूटोल दिया जाता है। लॉन्गर ड्यूरेशन के अंदर जो हमारे पास सेकंड केस है उसके अंदर क्या किया जाता है, हमारे पास एक तो आइसोनियाजिड हमारे पास प्रिस्क्राइब की जाती है और सेकंड या तो हमारे पास एथाम्ब्यूटोल प्रिस्क्राइब किया जाता है या फिर थायासिटाजोन प्रिस्क्राइब किया जाता है। और अगर हमारे पास सिर्फ दो ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं हम, एक आइसोनियाजिड तो कंफर्म है, हम आइसोनियाजिड प्रिस्क्राइब करते हैं और दूसरा जो हमारे पास सेकंड ड्रग है वो ऑप्शन में है, या तो हम थायासिटाजोन प्रिस्क्राइब करेंगे या फिर एथाम्ब्यूटोल प्रिस्क्राइब करेंगे। और ये हमारे पास 12 to 18 मंथ्स के टाइम तक चलता है हमारे पास लॉन्गर ड्यूरेशन में। अब उसके बाद आता है हमारे पास शॉर्टर ड्यूरेशन। शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो तीन या चार ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। शॉर्टर ड्यूरेशन के अंदर हमारे पास आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन और पायराजिनामाइड डेली दिया जाता है 2 मंथ्स के लिए। आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड और रिफैम्पिन तो हमारे पास डेली दिया जाता है। 3 ड्रग्स हमारे पास कंफर्म है, आइसोनियाजिड, रिफैम्पिन और पायराजिनामाइड। और इसके साथ एक फोर्थ ड्रग भी दी जाती है जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है या तो स्ट्रेप्टोमैक्सिन या फिर एथाम्ब्यूटोल। ये 2 मंथ्स के लिए हमारे पास 4 ड्रग्स दी जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आफ्टर 2 मंथ्स हमारे पास या तो ऑप्शन होती है कि हम आइसोनियाजिड और रिफैम्पिन का कॉम्बिनेशन दें अगले 6 मंथ्स के लिए, या फिर हमारे पास आइसोनियाजिड या थायासिटाजोन का कॉम्बिनेशन दें 6 मंथ्स के लिए। पहले 2 मंथ्स के लिए हमारे पास डॉट्स थेरेपी के अंदर आइसोनियाजिड, रिफैम्पिन और पायराजिनामाइड दिया जाता है। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होता है या तो स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर हमारे पास एथाम्ब्यूटोल दिया जाता है। ये हमारे पास 2 मंथ्स के लिए दिया जाता है। और उसके बाद आफ्टर 2 मंथ्स हमारे पास जो ड्रग्स है उसका नंबर कम किया जाता है। आइसोनियाजिड दिया जाता है और उसके साथ या तो हमारे पास अगर रिफैम्पिन दिया जाता है तो हमारे पास 4 मंथ्स के लिए कंटिन्यू करना होता है। अदरवाइज हमारे पास आइसोनियाजिड के साथ अगर हम थायासिटाजोन देते हैं तो हमारे पास 6 मंथ्स के लिए कंटिन्यू करना होता है। ये आती है हमारे पास डॉट्स थेरेपी। अब जो हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट है उसके अंदर डॉट्स थेरेपी के अंदर जो ट्रीटमेंट है हमारी, इसके अंदर जो हमारे पास सिम्टोमेटिक जितने भी सिम्टम्स हमने डिस्कस किए थे ट्यूबरकुलोसिस के, वो 2 मंथ्स के अंदर अंदर हमारे पास सिम्टोमेटिक रिलीफ आ जाता है। और शॉर्ट ड्यूरेशन की ट्रीटमेंट में हमारे पास 6 मंथ्स के अंदर जनरली हमारे पास ट्रीटमेंट आ जाता है, ट्रीटमेंट जो है वो हो जाता है। अब ट्यूबरकुलोसिस का जो ट्रीटमेंट है उसमें मेन पॉइंट जो है, जो पेशेंट है उसको जो ड्रग्स है वो रेगुलरली लेनी है। अगर वो हमारे पास एक भी डोज मिस कर देता है तो